हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल TQM गुरु। यहाँ पर मैं आपको जो TQM के कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। जैसा कि हमने जो पिछली बार देखा था कि किस तरह से हमने जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके CP और CPK कैलकुलेट किया था। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सेल में CP और CPK कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। देखिए, ये सैंपल नंबर हमने लिए हैं। यहाँ पर ये 20 सैंपल लिए हैं मैंने आधे आधे घंटे के गैप में, और 5-5 का सैंपल लिया है मैंने। जैसे कि 5 सैंपल ले लिए मैंने, मेजरमेंट कर लिया मैंने। ये जो है ये कंटेनर स्ट्रेंथ है PSI में। फिर आधे घंटे बाद मैंने फिर 5 सैंपल लिए हैं, फिर आधे घंटे बाद मैंने फिर 5 सैंपल लिए। इस तरह करके मैंने सैंपल ले लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है इनका एवरेज निकाला है। इन पाँचों का एवरेज यहाँ पे निकाला है। एवरेज निकालने का तरीका आपको मालूम ही होगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर हमने रेंज निकाला। रेंज निकालने के लिए हम जो है यहाँ पर जो इसमें से मैक्सिमम होता है उसमें से हम मिनिमम माइनस कर देते हैं। तो हमने रेंज निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया एवरेज। अब इन सब एवरेज का भी हमने एक ग्रैंड एवरेज, जिसे हम मीन बोल रहे हैं, 264.06 ये निकाल लिया है। और यहाँ पर जो हमने 77.3 ये रेंज का हमने एवरेज निकाल लिया है। तो हमने यहाँ पर एवरेज निकाल लिया, एवरेज का एवरेज निकाल लिया, और रेंज निकाल लिया, और रेंज का भी हमने एवरेज निकाल लिया। अब हम यहाँ पर हम सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि जो सिग्मा होता है वो होता है R बार डिवाइड बाय T2। हमारे पास R बार क्या है, 77.3। तो हम इसको हम D2 से डिवाइड करेंगे। और D2 किस पे डिपेंड करता है? D2 डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सैंपल्स पे। नंबर ऑफ़ सैंपल्स हमने कितने लिए हैं? 5। तो ये जो क्वांटिटी आई है 33.233302, ये है R बार यानी H22। H22 हमारे पास कितना है? 77.3। इसको हमने D2 से डिवाइड किया है। D2 की वैल्यू हम कैसे लेंगे? भाई मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ D2 का। आप देखिए, ये जो है फैक्टर फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स है। ये चार्ट फॉर द एवरेज और चार्ट फॉर द रेंज। तो हम यहाँ पर जो है सेंट्रल लाइंस के लिए D2 निकालेंगे, और D2 की वैल्यू जो है ये नंबर ऑफ़ सैंपल्स हैं 2 3 4 5। तो हमारे पास हमने सैंपल नंबर ऑफ 5 लिए हैं। तो 5 के लिए हमारे पास जो D2 है वो है 2.326। हमने ये वैल्यू जो है यहाँ पुट करके हमने सिग्मा निकाल लिया है। अब हम X बार चार्ट के लिए अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट रखेंगे हम। तो यहाँ पर हम जो है फॉर X बार चार्ट के लिए अपर कंट्रोल लिमिट UCL कैलकुलेट करेंगे। UCL कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। UCL कैलकुलेट करने का तरीका होता है, इसमें मीन हम प्लस करेंगे, मीन प्लस A2 R बार, A2 इंटू में R बार। A2 क्या है? एक कांस्टेंट है। इसे भी हम टेबल से उठाएंगे तो हम देखेंगे कि चार्ट फॉर द एवरेजेस A2 A3। नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास 5 है। तो A2 के लिए हम लेंगे 0.577। तो यहाँ पर हम जो है 0.577 इंटू में R बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास? हमारा 77.3। तो हम यहाँ पर 77.3 लिख देंगे, 0.3। तो हम इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास जो अपर कंट्रोल लिमिट जो है X बार चार्ट के लिए 308.6621 आई है। उसी तरह हम लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे LCL। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो हमने एवरेज लिया है, मीन लिया है, इसमें से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इक्वल टू लेके ये लेते हैं G22, यानी ये जो मीन लिया हमने, इसमें से हम माइनस करेंगे A2 R बार। तो A2 की वैल्यू हमने जैसे पहले देखा था, A2 की वैल्यू जो है दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। A2 की वैल्यू है 0.577। तो हम जो है A2 की वैल्यू 0.577 यहाँ रखेंगे इंटू में R बार आपको पता ही है कितना है। R बार हमारे पास 77.3 है। तो 77.3
रिमाइंडर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लोअर कंट्रोल लिमिट, हमें एक्स बार चार्ट के लिए हमने जो है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकाल लिया। अब हम जो है आर चार्ट के लिए, और आर चार्ट के लिए हम अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम जो है अपर कंट्रोल लिमिट निकाल रहे हैं यूसीएल आर चार्ट के लिए। यूसीएल हमने निकालने का फॉर्मूला क्या रखा था, D4 R बार। तो हम यहाँ पर D4 लेंगे, इनटू में R बार लेंगे। तो D4 हमारा कांस्टेंट है, ये हम देख लेते हैं वहाँ से कांस्टेंट से। तो हम यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास जो ये D4 की वैल्यू है, और नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे 5, तो 5 से हम देखेंगे तो D4 हमारा आएगा, ये देखिए ज़रा 2.114। तो ये 2.114 हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, 2.114 इंटू में R बार, और R बार की वैल्यू कितनी है 77.3। तो हमारे पास जो ये हो जाएगा 77.3। तो ये हमारे पास जो है अपर कंट्रोल लिमिट निकल के आ गई आर चार्ट की। अब यहाँ से हम इसका लोअर कंट्रोल लिमिट निकाल लेंगे। लोअर कंट्रोल लिमिट वही हमारे पास यहाँ पर जो है D3 R बार आएगा। तो हम D3 देख लेते हैं यहाँ पर। तो D3 हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास छठे सैंपल तक, 6 सैंपल तक ये 0 है। तो 5वां सैंपल है हमारा, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 0 लेंगे। तो हमारे पास 0 वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट हमारे पास 163 हो गई, और ये तुम्हारे पास जो है लोअर कंट्रोल लिमिट हो गई। अब इसका हम ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। एक्सेल में हम एक्स बार चार्ट का जो है कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स बार चार्ट के लिए हम यहाँ पर जो हम ये ले रहे हैं अपर कंट्रोल लिमिट एक्स बार के लिए, यानी मीन। तो हम जो एवरेजेज है इनको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। कॉपी करके यहाँ एक जगह जहाँ पर हमने चार्ट बनाना है वहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू पेस्ट करेंगे। तो हमने जो है इनकी वैल्यू पेस्ट कर दी यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास जो है ये डेटाज है, डेटाज यानी हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं। और हमारे पास जो मीन है यहाँ पर वो है 264.06, जिसे हम सेंटर लाइन लेके चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 264.06 इसे हम सेंटर लाइन लेके चलेंगे। इसको हम जो है पूरे जो कॉलम में है इसको कॉपी कर देंगे नीचे तक। तो इसको हमने कॉपी कर दिया यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर इसकी अपर कंट्रोल लिमिट रखनी है UCL, और UCL हमने एक्स बार चार्ट के लिए पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। UCL जो है हमारे पास 308.6621 है। हम यहाँ पर 308.6621 ले लेते हैं। 308.6621 इसको भी हम जो है नीचे तक कॉपी कर लेते हैं पूरा। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पर जो है लोअर कंट्रोल लिमिट ले लेते हैं LCL। LCL हमारे पास जो है 219.4579। तो LCL जो है हमारे पास 219.4579 है। इसको भी हम नीचे तक कॉपी कर लेंगे। तो ये हमने जो है एक्स बार चार्ट बनाने के लिए ये हमने सबसे पहले हमने डेटा यानी एवरेज जो हमने लिए थे ये हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। जो एवरेज है यही एवरेज है जो हमने यहाँ पे लिए हैं, और ये हमारे पास जो मीन है जो सेंटर लाइन है, और ये हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट है, और ये हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट है। चलो दोस्तों इसके एक बार हम ग्राफ बना के देख लेते हैं कि एक्स बार चार्ट कैसा लगता है, अगर ये कंट्रोल में है कि नहीं है। पहले हमने जो है ये डेटा सेलेक्ट कर लिया पूरा। डेटा सेलेक्ट करने के बाद हमने इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद हम जो है लाइन में जाएंगे। लाइन में जाके हम जो है ये वाला जो प्लॉट है ये प्लॉट सेलेक्ट कर देंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा।
तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास जो नीला वाला लाइन है ये डेटा है, ये डेटा है हमारे पास, और जो बीच वाली लाइन है ये हमारे पास मीन है, और ये ऊपर वाली लाइन है ये हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट है, और नीचे वाली लाइन है हमारे पास ये लोअर कंट्रोल लिमिट है। तो इस तरह से हमने जो है एक्स बार चार्ट तैयार कर लिया। आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट जो है, जितने भी पॉइंट्स डेटा पॉइंट्स, ये अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में है। तो इससे पता चलता है कि हमारी प्रोसेस जो है कंट्रोल में है। लेकिन इसके साथ साथ हम इसको आर चार्ट से भी कंपेयर करेंगे। तो हम एक बार आर चार्ट ले लेते हैं। आर चार्ट बनाने का भी सेम वही तरीका है। हम जो है यहाँ पर जो आर चार्ट के जो डेटा हैं वो उठाएंगे, हम इसको हम साइड में कर लेते हैं। आर चार्ट का डेटा उठाएंगे हम यहाँ पर, पूरा डेटा कॉपी करना है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये आर चार्ट का डेटा हमने उठा लिया यहाँ तक, इसको हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पे भी हमें खाली वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसकी वैल्यू को पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास डेटा हो गया आर चार्ट के लिए। तो ये हो गया हमारे पास डेटा और आर चार्ट। अब यहाँ पर जो हम इसकी जो सेंट्रल लिमिट है, यानी हमारे पास जो ये 77.3 रेंज आया था हमारे पास, मीन रेंज, वो लेंगे। तो हमारे पास है ये मीन रेंज जो है 77.3 है, 77.3। इसको भी हम जो है नीचे तक कॉपी कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर जो है इसका आर बार का अपर कंट्रोल लिमिट लेंगे, इसका हम लोअर कंट्रोल लिमिट लेंगे। तो अपर कंट्रोल लिमिट हमारे पास 163.4122 है। तो ये हमारे पास 163.4122 है, और लोअर कंट्रोल लिमिट हमारे पास 0 है। इसको भी हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल सेम वैसी ही प्रोसेस है जैसा हमने एक्स बार चार्ट बनाया था, हम वैसे ही यहाँ पर आर चार्ट बनाएंगे। अब हमारे पास जो डेटा है ग्राफ बनाने के लिए वो तैयार हो चुका है। अब हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद वही हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पर ग्राफ लाइन में हम ग्राफ सेलेक्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है आर चार्ट बन के तैयार है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ये हमारे पास एक्स बार चार्ट है, और ये हमारे पास जो है ये आर चार्ट है। आप देखेंगे कि ये अपर कंट्रोल लिमिट है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट है, और सारे जो डेटाज हैं वो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में है। तो इससे पता चलता है कि प्रोसेस जो है हमारी वो कंट्रोल में है। अब हम यहाँ पर जो है आसानी से CP और CPK कैलकुलेट कर सकते हैं। CPK कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, आपको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें। चलो फ्रेंड्स, हमने एक्सेल में देख लिया किस तरह से हम इसको एक्स बार चार्ट और आर बार चार्ट बना सकते हैं। अब हम जो है इसको एक मिनी टैब में करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है मिनी टैब एप्लीकेशन खोल लेता हूँ। ये मिनी टैब का इंटरफेस है। यहाँ पर जो है आप एक्सेल सीट देख रहे हो, इसमें आपको डेटा डालने हैं। तो मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, और जो एक्सेल से जो डेटा डाला है ग्लास कंटेनर स्ट्रेंथ का, उसका डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरे सैंपल्स हैं, तो इन सैंपल्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मिनी टैब में ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे जो सैंपल्स हैं 1 से लेके 20 सैंपल्स हैं, और ये 5-5 तक हैं। ये मैंने कर लिए कॉपी। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि ये डेटा नॉर्मल होना चाहिए, तो हम यहाँ पर जो है नॉर्मैलिटी चेक करेंगे। तो नॉर्मैलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर जो है स्टेट्स में जाएंगे।
स्टेट्स में जाने के बाद जो है यहाँ क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स हैं, आप चार्ट्स बना सकते हो। और नीचे है टूल्स में देखने के लिए हम जो है यहाँ पर 6 पैक, यहाँ पर कैपेबिलिटी एनालिसिस भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर जो है हम 6 पैक, यहाँ पर कैपेबिलिटी 6 पैक है, यहाँ पर जो है ये एक्स बार चार्ट और आर चार्ट ही बन के आएगा। तो हम नॉर्मल लेते हैं, डेटा नॉर्मल है या विद इन है या फिर नॉन नॉर्मल है, तो हम यहाँ पर जो है डेटा नॉर्मल मान के चल रहे हैं। तो नॉर्मल मानने के लिए हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। और ये सिंगल कॉलम में, अगर हमने डेटा खाली सिंगल कॉलम में लिया होता एक ही कॉलम में, तो हम ये सेलेक्ट करते, पर हमारा जो ये है डेटा जो है वो रो में है, ये ऐसे सब ग्रुप में, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास डेटा जो है वो रो में है और हमारे पास ये सारे 5 कॉलम में डेटा है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और 5वां कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो है आपको लोअर स्पेसिफिकेशन डालनी है। लोअर स्पेसिफिकेशन ग्लास कंटेनर्स की आपने देखा था कि ये 270 प्लस माइनस 70 था, यानी लोअर हो गई आपकी 200 PSI और अपर हो गई आपकी 340 PSI। ये हिस्टोरिकल मीन है। अगर आपको पहले से ही इस प्रोसेस का मीन पता है, ये प्रोसेस बहुत पहले चलती आ रही है, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है। ये हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपको पता है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो डेटा नॉर्मल नहीं है तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको। हमें पता है कि ये डेटा जो नॉर्मल है, इसलिए हमें नो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे टेस्ट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको नॉर्मल रखते हैं। एस्टिमेट के लिए हम यहाँ पर जो है एवरेज मूविंग रेंज S बार, R बार और एवरेज मूविंग रेंज लेंगे। और ऑप्शंस में जाकर देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स मैक्सिमम जो है आपका डिस्प्ले 25 होने चाहिए। अब यहाँ पर आप टारगेट डालेंगे, जैसा कि हमने देखा था CPM में, तो CPM जो है टारगेट से डेविएशन बताता है। अगर हम यहाँ पे आप टारगेट डाल देंगे तो ये CPM भी कैलकुलेट करेगा। अगर आप टारगेट नहीं डालेंगे तो ये CPM कैलकुलेट नहीं करेगा। तो हम इसको ओके कर देते हैं और यहाँ से हम ओके करते हैं। तो कुछ ये ऐसा इंटरफेस खोल के आता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस इंटरफेस में ये जो है ये एक्स बार चार्ट है, जैसा मैंने एक्सेल में बनाया था। मिनी टैब में बहुत आसानी से हो गया। इसमें जो है एक्सेल में थोड़ा टाइम लगता है। एक बार आपने फॉर्मेट बना लिया फिर उसमें डाटा इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन मिनी टैब में जो है वो खाली डेटा डालना है, ये कैलकुलेट करके देगा आपको। तो ये एक्स बार चार्ट है, ये आर बार चार्ट है और ये नॉर्मेलिटी टेस्ट है। यही नॉर्मेलिटी टेस्ट है आपका। अगर ये डेटा पॉइंट्स, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट बोलते हैं इसको, और डेटा पॉइंट्स अगर मान लीजिए कि एक ही लाइन में है, या फिर एक पेन रख लें आप छोटा सा, अगर ये ढक जाए पूरा पॉइंट्स तो ये नॉर्मल है। या फिर आप, मैंने बताया था कि आपको हिस्टोग्राम से भी चेक कर सकते हैं, तो हिस्टोग्राम से भी लगभग ये जो है नॉर्मल पता चल रहा है। यहाँ पर लोअर स्पेसिफिकेशन 200 है, अपर स्पेसिफिकेशन 340 है। और ये जो है आपका लास्ट 20 सब ग्रुप्स हैं, ये जो है इनके बीच में विद इन रेंज दिखाई है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहा है विद इन। CP कैलकुलेट किया इसने 0.73 और CPK कैलकुलेट किया 0.66। यहाँ पर जो है PPM अभी आप 32,254 यानी 32,254.80 PPM पे काम कर रहे हैं, जो बहुत ही पुअर माना जाता है इंडस्ट्री में। और ये आपका जो है ओवरऑल PP है। देखो दोस्तों, इसने जो है CPM ऐड नहीं किया है, CPM की जगह स्टार लगा दिया है। क्यों? क्योंकि हमने जो है CPM जो है टारगेट से डेविएशन बताता है। अगर आप यहाँ पर टारगेट डालते तो ये आपको ज़रूर बताता। ठीक है, अगले उसमें हम जो है टारगेट डाल के देखते हैं, तब आपको CPM से कैलकुलेट हो जाएगा। अब दोबारा जाते हैं हम स्टेट्स में जाने के बाद जो है हम यहाँ पर फिर क्वालिटी टूल्स में जाएंगे। क्वालिटी टूल्स में जाने के बाद हम यहाँ पर कैपेबिलिटी, पहले हमने किया था 6 पैक एनालिसिस, अब हम जो है कैपेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल डेटा लेते हैं, पता चल गया हमारा नॉर्मल डेटा है तो नॉर्मल लेंगे। सिंगल कॉलम में नहीं है हमारे पास, इसे हमारे पास सब ग्रुप्स में है, तो हम सब ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके हम जो है सब ग्रुप्स वाले कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर जो लोअर स्पेसिफिकेशन डालेंगे 200, अपर स्पेसिफिकेशन डालेंगे 340 और यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आप जो है टारगेट डाल सकते हैं। टारगेट आप जो है मान लीजिए 280 डालना है, कुछ भी डालना है, आप यहाँ पर टारगेट डाल सकते हैं। टारगेट जो होता है अपर स्पेसिफिकेशन प्लस में लोअर स्पेसिफिकेशन डिवाइड बाय 2 होता है। तो हम यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें टारगेट 200 प्लस 340
तो हो जाएगा हमारे पास 540, और 540 को अगर हम डिवाइड करें तो ये जो है 270 के आसपास बैठेगा। तो हमारे पास जो डेटा जो है हम मान लेते हैं कि 280 है। मान लीजिए हमारे पास टारगेट जो है वो 280 है। हम यहाँ से ओके कर देते हैं और यहाँ से भी ओके कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है ये कैपेबिलिटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी रिपोर्ट आ गई है। अब यहाँ से ये पता चल रहा है ये आपकी लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और ये आपकी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, और ये आपका टारगेट है, और ये जो है आपकी ये नॉर्मल कर्व है। अब आप देखिए कि हमारे पास जो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 200, टारगेट जो है 280 का है, और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट जो है 340 है। सैंपल मीन जो है 264.06 है। इसके अलावा हमने सैंपल लिए हैं, टोटल 100 सैंपल लिए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ओवरऑल, मतलब पूरे डेटा का जो ओवरऑल है वो 32 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन विद इन 32.15 है। यहाँ पर देखिए ये है पोटेंशियल कैपेबिलिटी और ये है ओवरऑल कैपेबिलिटी। तो पोटेंशियल कैपेबिलिटी जो है हमारे पास CP 0.73 है, CPL यानी लोअर साइड में हमारे पास जो है कैपेबिलिटी है वो 0.66 है, और CPU जो है हमारे पास अपर साइड में 0.79 है। अब इन दोनों का जो मिनिमम होता है वो CPK होता है, यानी CPK हमारे पास हो गया 0.66। अब देखो इस दोस्तों इसने जो है CPM भी ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर टारगेट ऐड किया है, और ये हमारे पास ओवरऑल कैपेबिलिटी है। कभी कभार कंपनी जो है इसमें भी रिपोर्टिंग करती है PP, PPL, PPU, PPK। जैसे कि ये CP, CPL, CPU, CPK है, ये शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी बोला जाता है ये, और ये जो है ओवरऑल कैपेबिलिटी इंडेक्स बोला जाता है। मतलब ये पूरे प्रोसेस को लिया गया है, और इसमें जो है सब ग्रुप्स को लेके चल रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो लोअर साइड में स्पेसिफिकेशन में अभी जो है फ़िलहाल 23,163, मतलब 23,163 ओवरऑल जो है आपका PPM चल रहा है, जो बहुत पुअर है। और जो टोटल देखें तो आपको 32,254। तो फ्रेंड्स, हमने जो है एक्सेल पे भी सीख लिया, हमने जो है इसको मिनी टैब में बनाना सीख लिया। अब इसको हम R स्टूडियो में बनाना सीखेंगे। R स्टूडियो में हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि उसमें हमें प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है। तो प्रोग्रामिंग को हम कैसे करेंगे उसको भी देख लेंगे एक बार। दोस्त, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।